नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIE 141 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 क्वेश्चनों की जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि भाई चीन में जो परिवर्तन आ रहे थे उसमें पूंजीपति वर्ग की क्या भूमिका थी। तो देखो, किसी भी देश के राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन में उस देश का जो पूंजीपति वर्ग होता है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो व्यापारी वर्ग होता है ये ना सिर्फ बड़े पैमाने पर पार्टियों को फंड्स प्रोवाइड करते हैं बल्कि साथ ही साथ अपने हित के लिए भी सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो चीन में जो परिवर्तन आ रहे थे, मानचू साम्राज्य के जो अंत हो रहा था, चीन में जो क्रांति हो रही थी, उन सब में इस पूंजीपति वर्ग की क्या भूमिका थी, क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा यदि आपको एक PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, 20th सेंचुरी में चीन में हर जगह परिवर्तन हो रहे थे, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो राजनीतिक आधार पर हो। तो 20th सेंचुरी में जब चीन का इतिहास आप पढ़ोगे, जैसे कि मैंने कुछ चैप्टर की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो आपको पता चलेगा कि भाई चीन में सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन हो रहे थे। और इसमें जो पूंजीपति वर्ग था इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। यह वर्ग व्यापार के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से और आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से देश से जुड़ा था, क्योंकि आपको पता है पूंजीपति वर्ग व्यापारी वर्ग होता है और ये बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो चीन में जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, इसकी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में कर ली थी। चीन जब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था और चीन में जब कम्युनिस्ट आंदोलन आ रहे थे, तो ऐसे में पूंजीपति वर्ग भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले पूंजीपति वर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं। तो देखो, 19th सेंचुरी में पूंजीपति वर्ग की स्थिति क्या थी। तो 19वीं सदी में चीन जो था वो अफीम युद्धों में संघर्ष था, ये बात हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ ली है। तो जब अफीम युद्ध चल रहे थे तो अफीम युद्ध में आपको पता है चीन की हार हुई थी और ब्रिटेन की जीत हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने चीन पर संधियां थोप दी थी और इस संधि में चीन का सीधा सीधा नुकसान था और ब्रिटिशर्स का सीधा सीधा फायदा था। ऐसे में जो चीन की पुरानी अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। अब विदेशी शक्तियां जो हैं वो चीन में इंटरफेयर कर रही हैं। उन्होंने चीन के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उन पर कब्जा कर लिया है और उसके आर्थिक संसाधनों पर भी नियंत्रण कर लिया है। इस दौरान बड़ी बड़ी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो यूरोपियन देशों के अंडर में आ गई हैं और इन सभी वजह से, इस पूरे सिनेरियो की वजह से एक नया वर्ग के उदय हुआ और वही वर्ग था पूंजीपति वर्ग। अब ये जो पूंजीपति वर्ग था इनमें मुख्य रूप से व्यापारी थे, व्यवसायी थे और उद्योगपति थे। यानी कि अगर हम बात करें कि पूंजीपति वर्ग का उदय कैसे हो रहा है, तो 19th सेंचुरी में चीन में अफीम युद्ध होते हैं। अफीम युद्ध होने के बाद यूरोपियन कंट्रियों का जो है इंटरफेयर बढ़ जाता है और इसके बाद वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं। चीन के जो पोर्ट्स हैं, वहाँ के जो संसाधन हैं, उस पर यूरोपियंस का जो है कब्जा हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद जो व्यापार कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, इन सब के वर्ग को पूंजीपति वर्ग का नाम दिया गया। अब देखो, जब यूरोपियंस कंपनी आएंगी तो 19th सेंचुरी के अंत में पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव से, यानी कि यूरोपियन शक्तियों के प्रभाव से, चीन के प्रमुख बंदरगाह शहर, यानी कि जहाँ से आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जैसे शंघाई, ग्वांगजू आदि में व्यापार तेजी से बढ़ा। अब व्यापार तेजी से बढ़ेगा तो व्यापारी भी बढ़ेंगे, व्यापारी तेजी से बढ़ेंगे तो उद्योगपति भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से 19th सेंचुरी में पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। अब 20वीं सदी के चीन में परिवर्तन में पूंजीपति वर्ग की क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले हम 1911 की क्रांति के संदर्भ में पढ़ लेते हैं। तो देखो, पूंजीपति वर्ग यह चाहता था कि मांचू साम्राज्य का अंत हो जाए। क्यों? क्योंकि मांचू जो थे वो बाहरी माने जाते थे। अगर मांचुओं का अंत हो जाता तो यूरोपियन शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता और व्यापार और तेज गति से बढ़ता। तो पूंजीपति वर्ग ने चिंग वंश के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रवादी भावनाएं चल रही थी, उसका सपोर्ट किया और शासन में परिवर्तन के लिए क्या करा, पैसा दिया। 1911 में एक व्यक्ति थे सन यात सेन, इनके नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति को इन्होंने सपोर्ट किया पूंजीपति वर्ग ने। क्यों? क्योंकि पूंजीपति वर्ग चीन में राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना चाहता था ताकि उनके व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिल सके। चीन में जब एक नई पार्टी बनी कुओमिंतांग, तो इस पार्टी को भी इन्होंने क्या करा, समर्थन दिया, क्योंकि ये पार्टी पूंजीपति विचारधारा वाली थी। ये प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना चाहती थी जिससे व्यापार बढ़ता और व्यापार बढ़ता तो उद्योगपति भी
अमीर होते हैं, मालामाल होते हैं। तो इसलिए पूंजीपति वर्ग ने कुओमिंतांग पार्टी को सपोर्ट किया और उसके द्वारा चलाए जा रहे जितने भी अभियान थे उसको भी सपोर्ट किया। इसके अलावा पूंजीपति वर्ग ने आधुनिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को समर्थन किया, जिससे चीन में मॉडर्निटी आई। उन्होंने 4 मई के आंदोलन को भी सपोर्ट किया, क्योंकि भाई देखो, व्यापार जब ही आगे बढ़ेगा जब लोग लॉजिकल सोचेंगे, साइंटिफिक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो व्यापार जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने व्यापारियों को फायदा होगा। इसलिए जो है पूंजीपति वर्ग इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। गृह युद्ध और साम्यवाद का उदय। अब चीन में एक घटना घटेगी 1920 में। क्या होगा? 1917 में रूस में क्रांति होगी, रूसी क्रांति, जिसे हम बॉल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया में एक विचारधारा आएगी, कम्युनिस्ट। अब जो ये कम्युनिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद की वजह से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं भाई कि हमें ना साम्यवाद की स्थापना करनी है और सारा का सारा जो आर्थिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट के अंडर में करना है। अब सिंपल सी बात है, जब कम्युनिज्म आगे बढ़ेगा तो पूंजीपति तो उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। तो चीन में 1920-30 में पूंजीपति वर्ग आया भाई, लेकिन उनकी प्राथमिकता चीन में साम्यवाद को फैलाने की थी। अब साम्यवादी आंदोलन तो पूंजीवादी हितों को चुनौती देगा ना, क्योंकि साम्यवाद तो ये कहेगा कि निजी संपत्ति होनी नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर होना नहीं चाहिए, हर एक चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में होनी चाहिए। तो साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये कह रही है कि सारी समस्याओं की जड़ पूंजीवाद है। तो कोई पूंजीवाद के अगेंस्ट में तो पूंजीपति उसको समर्थन क्यों देंगे? ऐसे में जापानीज अटैक होगा चीन पे 1905 में, आपको पता ही है। और उसके बाद, माफ़ कीजिएगा 1905 कह रहा हूँ, 1905 में तो जापान ने रूस पर अटैक किया था। 1937 में जब जापान चीन पर आक्रमण करेगा तो जापान जीत जाएगा और चीन का मंचूरिया क्षेत्र चला जाएगा। तो देश की एकता और आर्थिक पुनर्निर्माण में पूंजीपति वर्ग ने एक महत्वपूर्ण योगदान तो दिया, लेकिन अब उनका विरोध किससे हो रहा है? कम्युनिस्टों से। अब देखो 1949 में जब चीन आज़ाद हो गया तो चीन में साम्यवादी स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और इस समय पूंजीपति वर्ग की क्या स्थिति थी? तो देखो 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आई, और मैंने आपको बता दिया कम्युनिज्म का मतलब यह कि गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति बने माओ, और इन्होंने पूरे देश में साम्यवादी अर्थव्यवस्था लागू करी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यह था कि जितनी भी निजी संपत्ति और निजी उद्योग हैं इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, यानी कि ये सारे सारे सरकारी नियंत्रण में चले जाएंगे। अब जो साम्यवादी पार्टी थी पूंजीपति वर्ग को शत्रु वर्ग मानती थी, और उनके जितने भी संसाधन थे वो उनसे छीन लिए गए। भूमि सुधार किया गया, बड़े बड़े जमींदारों से जमीनें छीन ली गई, किसानों में बांट दी गई। सांस्कृतिक क्रांति आई 1966 में माओ द्वारा ही। अब इन्होंने क्या करा? पूंजीपति वर्ग को और ज़्यादा खत्म करना शुरू कर दिया। इस दौरान पूंजीपति जो वर्ग है उत्पीड़न का शिकार हुआ, यानी कि 1949 से लेकर 1970 तक, 1949 से लेकर 1970 तक चीन में जो पूंजीपति वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति हैं, इनका दबा के शोषण किया जाएगा, इन्हें खूब लूटा जाएगा, इनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन 1978 में चीन वापस से अमेरिकन पॉलिसी पे आएगा, यानी कि पूंजीवाद की ओर आएगा। चीन के नेता होंगे देंग शाओपिंग, और ये चीन में ओपन डोर पॉलिसी की शुरुआत करेंगे। ओपन डोर पॉलिसी में चीन की जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट होगी, और अब ये व्यापार को बढ़ावा देगा। आज चीन आप देख सकते हो व्यापारिक गतिविधियों में सबसे आगे हो चुका है। तो 1978 में जब देंग शाओपिंग आए, माओ की मृत्यु हो चुकी थी, तो चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। इन्होंने क्या करा? जो कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था है उसे बदला और कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर फिर से जाना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ? फिर से उद्योग शुरू हुए, व्यापार शुरू हुए, और पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। निजी क्षेत्र के संस्थान बढ़ने लगे और धीरे धीरे करके व्यापारिक गतिविधियां मिली। बड़े पैमाने पर बाजार में कंपटीशन पैदा हुआ, डिमांड पैदा हुई, और धीरे धीरे करके पूंजीपति वर्ग आगे बढ़ता गया। तो इस तरीके से अगर पूरा का पूरा आप आंसर समझना चाहते हो तो 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में पूंजीपति वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी है। फिर आगे चलकर जब कम्युनिस्ट पार्टी आती है तो चीन में पूंजीपति वर्ग की स्थिति बेकार हो जाती है, और जब 1978 के बाद चीन का आर्थिक विकास होता है तो पूंजीपति वर्ग की स्थिति फिर से अच्छी हो जाती है, और आज वहाँ पर पूंजीपति वर्ग का दबदबा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई चीन में पूंजीपति वर्ग की भूमिका बताऊँ, तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो ये है कि भाई चीन में मार्क्सवाद का उदय क्यों हुआ। यानी कि चीन में चाहे वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे मार्क्सवाद का उदय क्यों हुआ, चाहे वो क्वेश्चन ये पूछ ले चीन में साम्यवाद का उदय क्यों हुआ, दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर एक ही है, ध्यान रखना। चाहे वो पूछे चीन में मार्क्सवाद के उदय के योगदान देने वाले घटनाक्रम का विश्लेषण कीजिए, यानी कि उन घटनाओं के बारे में बताओ जिसकी वजह से चीन में मार्क्सिज्म आया, या क्वेश्चन पूछ ले चीन में कम्युनिज्म क्यों आया, साम्यवाद क्यों आया। तो देखो मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये कहती है
कि सारे के सारे शोषण की जड़ जो है वो पूंजीपति वर्ग है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे बड़े पैमाने पर अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। ऐसे में मार्क्सिस्ट विचारधारा ये कहती है कि सरकार को सारे के सारे संसाधनों का नियंत्रण अपने हाथ में रख लेना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण के लिए काम करना चाहिए, सबके भले के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रहे, चीन में मार्क्सवाद एकदम से नहीं आया, ये बहुत सारी परिस्थितियों के हिसाब से आया। चीन के उस समय की सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि मार्क्सिज्म आना ही था, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पिछले क्वेश्चनों में कि चीन में बॉक्सर आंदोलन हो रहा है, ठीक है, चीन में ताइपिंग विद्रोह हो रहा है और ये सारे विद्रोह कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। ये कृषि के हालातों में सुधार चाहते हैं, क्योंकि किसान जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनका कब्जा है ज़मीन पर और जो किसान हैं उनको सुधारों का लाभ मिल ही नहीं रहा है। तो ज़्यादातर किसानों और मजदूरों के ही आंदोलन हो रहे हैं, और जिस भी देश में किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा आंदोलन कर रहे होंगे और साथ ही साथ वो भूमिहीन होंगे, उनके पास ज़मीनें नहीं होंगी, तो ये मान के चलो वहाँ पे मार्क्सिस्ट अपनी जड़ें बैठा ही लेगा, क्योंकि मार्क्सवाद ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करता है और फिर ये लोग मार्क्सिज्म को सपोर्ट करेंगे और फिर पूंजीवादी वर्ग की हत्याएं शुरू हो जाएंगी। तो चीन में हुआ ऐसा, उससे पहले रूस में ऐसा हुआ था। तो चीन में ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण क्या है? तो फिर से वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अफीम युद्ध हुए। अफीम युद्ध के बाद चीन पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान इन सब का प्रभाव पड़ गया। नानजिंग की संधि हुई और उसके बाद चीन बिल्कुल पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका था। विदेशी पूंजी चीन में इन्वेस्ट कर रही थी और बड़े पैमाने पर व्यापारी वर्ग आगे बढ़ रहे थे। आगे चल में ये चिंग वंश है भाई, यहाँ पर जो किंग वंश लिखा है ये चिंग वंश है। इसका पतन हुआ 1911 की क्रांति हुई और 1911 की क्रांति के बाद व्यापारी वर्ग और तेजी से आगे बढ़ा। ये हम पहले ही पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा कि 4 मई का एक आंदोलन होगा जिसकी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चनों में कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रवाद, विज्ञान, लोकतंत्र और समाजवाद को फैलाया जाएगा और धीरे धीरे करके चीन में जो है मार्क्सवाद के विचार पत्रिकाओं में छपने लग जाएंगे, विश्वविद्यालयों में फैलने लग जाएंगे, ठीक है। और कुछ बड़े नेता होंगे, ली तो चाओ, चेन दोशिउ, ये लोग जो है वो मार्क्सवाद को बढ़ावा देने की बात करेंगे। इधर 1917 में रूस में क्रांति होगी और पहली बार दुनिया में कहीं मार्क्सिस्ट विचारधारा आएगी। तो पूरी दुनिया में कहीं अगर मार्क्सिस्ट विचारधारा आई है तो वो कहाँ आई है? रूस में आई है, लेनिन के नेतृत्व में आई है और लेनिन यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि ये विचारधारा 1991 के बाद फेल हो जाएगी। तो 1917 में रूस में क्रांति हुई और रूस में जब क्रांति सफल हो गई और रूस ने क्या करा, जितने भी वहाँ के जमींदार थे उनकी ज़मीनें छीन ली, ठीक है, ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, बैंकिंग सेक्टर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, पूंजीपति वर्ग की सारी संपत्तियाँ छीन ली गई, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और धीरे धीरे करके रूस ने क्या करा, एक कॉमिटन नाम का संगठन बनाया और ये कहा भाई पूरी दुनिया में जो है वो हमें कम्युनिज्म को फैलाना है, मार्क्सिज्म को फैलाना है। अब इसकी चपेट में आना था चीन। चीन के जो बुद्धिमान लोग थे, युवा थे, वो गहराई से प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि किसानों की संख्या ज़्यादा थी, मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी और ये लोग ये चाहते थे भाई कि हम लोगों के साथ समानता वाला व्यवहार हो, हमारी स्थिति भी अच्छी हो सके। ऐसे में चीन के लोगों ने देखा कि मार्क्सवाद सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि ये तो व्यवहारिक क्रांति है, इसके माध्यम से मजदूर और किसानों का फायदा हो सकता है। और फाइनली 1921 में चीन में मार्क्सवाद को फैलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना होगी शंघाई में। अब 1921 में जब ये पार्टी की स्थापना हो जाएगी तो ये पार्टी और कुओमिंतांग पार्टी, यानी कि उससे पहले सन्यास सेन की एक पार्टी थी कुओमिंतांग और एक मार्क्सवादी पार्टी आ गई। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष होने लग जाएगा। कुओमिंतांग कम्युनिस्ट वालों को सबसे पहले मारना पीटना शुरू करेंगे, हालांकि बाद में सत्ता कम्युनिस्टों की ही आएगी। और जब चीन आज़ाद हो जाएगा तो माओ ग्रामीण समाज में मार्क्सवाद का रूपांतरण करेंगे, जनयुद्ध होगा, ठीक है। अब वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से मार्क्सवाद आया? मैंने आपको बताया, गहरी गरीबी थी, भूमि में असमानता थी, बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण किया जाता था जिसकी वजह से जनता ने विद्रोह कर दिया। पूंजीवाद का विकास जो हो रहा था उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ व्यापारी वर्ग को फायदा मिल रहा था, मजदूरों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये वर्ग क्या हुआ, विरोध में आ गया और इन कारणों से मार्क्सवाद का संदेश जनता तक पहुंचा और जनता इकट्ठी हो गई और भाई आंदोलन कर दिया और यहाँ पर मार्क्सवाद की स्थापना हो गई। लेकिन 1970 तक ही रहा ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ें सोचने में बहुत अच्छी लगती है कि हम इक्वेलिटी ला देंगे, सब कुछ बराबरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि समाज में कुछ लोग निष्क्रिय होते हैं जो सिर्फ प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ लोग अपने प्रयासों से प्राप्त करते हैं और ये चीज़ें सिर्फ पूंजीवाद में ही हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूंजीवाद बिल्कुल ही अच्छा है, लेकिन मार्क्सवाद अच्छा नहीं है। जब भी तो 1978 के बाद चीन ने जो है कैपिटलिस्ट अप्रोच को अपनाया, रूस ने भी 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वो भी कैपिटलिस्ट अप्रोच की ओर चल चुका है। तो अगर इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं आशा करता हूँ इन दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर आप कर दोगे। अब इस पीडीएफ में सिर्फ 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसे डिस्कस करेंगे। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।